जय हिंद। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग प्रीलिम्स परीक्षा का जो सिलेबस है, स्क्रीन पर आप जो देख रहे हैं ये उसकी यूनिट 5 है, प्रीलिम्स परीक्षा की, है ना। तो प्रीलिम्स परीक्षा के सिलेबस की जो यूनिट 5 है उसमें हमने कौन कौन से टॉपिक को कंप्लीट कर लिया है, पहले उसको देखते हैं, फिर हम वीडियो को शुरू करेंगे कि आज हम क्या पढ़ने वाले हैं। तो आप ध्यान से देखेंगे, 2 वीडियो में हमने संविधान सभा, एक सिंगल वीडियो में संघीय कार्यपालिका, 2 वीडियो में राष्ट्रपति, और आज हम संसद को शुरू करने वाले हैं। इसमें हम 2 प्रकार से देखेंगे, एक तो लोकसभा को देखेंगे और राज्यसभा, दोनों को ही देखेंगे। उसके बाद जो हमारा टॉपिक शुरू होगा ना, सर्वोच्च न्यायालय एवं न्यायिक व्यवस्था को नेक्स्ट वीडियो में हम देखने वाले हैं। इस यूनिट को जल्दी से कंप्लीट करने के बाद हमें अगली यूनिट शुरू करनी है। साथ ही आपकी जानकारी के लिए हम ये बता दें कि यूनिट 9 की जो नई परीक्षा धाम बुक आई है, सेकेंड एडिशन है, जो अभी फरवरी 2024 में लॉन्च हुआ है, उसके वीडियो आने शुरू हो गए हैं। तो आप चैनल पर जाकर उन वीडियो को भी देख सकते हो। वह बिल्कुल नई एडिशन आया है जो, उसके वीडियो हैं यूनिट 9 के। तो आपको अपडेट के साथ मिलेंगे कि डीआरडीओ ने, है ना, या और भी जो संस्थान हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में, रोबोटिक्स के क्षेत्र में क्या क्या नए नए इनोवेशन हुए हैं, कौन कौन सी नए रिसर्च हुई है, खोज हुए हैं, क्या नया निर्माण किया गया है, कोई रोबोट वगैरह। तो उन सारी जानकारी आपको मिलने वाली है। साथ ही ई मार्केट में, है ना, क्या चल रहा है, उस सब की नई अपडेट के साथ जानकारी मिलने वाली है। तो उनको भी आप देख सकते हो। हाँ, एक और बात, आपके लिए इतना अच्छा कंटेंट लाते हैं तो आप वीडियो को एक लाइक दे ही सकते हैं। तो ज़रूर वीडियो को देखते ही आप लाइक कर दिया करें, और फिर वीडियो को भी कंप्लीट देखना है। सफलता की कुंजी मैं कई बार कह चुका हूँ कि रिवीजन आप जितना ज़्यादा करेंगे उतने जल्दी आप सफल हो जाएंगे, है ना। तो सिलेबस तो कंप्लीट करना ही है, साथ ही रिवीजन पर भी फोकस करना है। रिवीजन बहुत महत्वपूर्ण है। तो आज का वीडियो शुरू करते हैं और हम बात करते हैं संसद की। तो संसद में हम 3 चीज़ों को देखते हैं, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। इन तीनों से मिलकर संसद बनती है। राष्ट्रपति को हम कंप्लीट कर चुके हैं। इस वीडियो में हम संसद को देखेंगे और उसमें लोकसभा और राज्यसभा को देखने वाले हैं। साथ ही उनके एमसीक्यू भी लगाएंगे, तो कहीं से भी एमसीक्यू बाहर जाने वाला नहीं है। संसद का जो पहला पार्ट है, इसमें हम लोकसभा को देखने वाले हैं, फिर हम राज्यसभा को देखेंगे। तो ये पार्ट 1 है जिसमें हम लोकसभा की बात करेंगे। सभी महत्वपूर्ण फैक्टों को देखेंगे, इससे बाहर क्वेश्चन जा ही नहीं सकता है। और अगर लोकसभा या राज्यसभा से इससे बाहर से क्वेश्चन आता है तो मैं गारंटी दे सकता हूँ कि कोई भी बुक वाला ये जिम्मेदारी नहीं ले सकता है कि ये इस बुक से आया है। क्योंकि एमपीपीएससी का जो ट्रेंड्स रहा है परीक्षा में प्रश्न पूछने का, मुझे ऐसा लगता है कि नोट्स को देखने के बाद मुझे पता चला कि इससे बाहर क्वेश्चन नहीं जा सकता है। तो पहला जो पॉइंट है, संसद संघीय सरकार का विधायी अंग है। केंद्र स्तर पर विधि निर्माण का कार्य जो है वो संसद के द्वारा किया जाता है। तो एक संघीय सरकार का जो विधायी अंग होता है वो संसद कहलाती है। संसद ही कार्य क्या करती है, कानून बनाने का काम करती है संसद। संविधान के भाग 5 के अध्याय 2 के अंतर्गत अनुच्छेद 79 से 122 में संसद से संबंधित प्रावधानों को किया गया है। अनुच्छेद 79 के अनुसार संघ के लिए एक संसद होगी जो राष्ट्रपति और 2 सदनों से मिलकर बनती है। यह बात आप पहले से भी जानते थे, जिनके नाम राज्यसभा और लोकसभा होंगे। तो संसद मिलकर किन किन से बनती है, राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा। अनुच्छेद 81 के अनुसार लोकसभा राज्यों से 530 से अनधिक और संघ राज्यों से 20 से अनधिक प्रतिनिधियों से मिलकर बनती है। यदि राष्ट्रपति की राय में लोकसभा में आंग्ल भारतीय समूह का प्रतिनिधित्व पर्याप्त नहीं हो तो अनुच्छेद 331 के तहत उसके द्वारा लोकसभा में उस समुदाय से 2 सदस्य मनोनीत की व्यवस्था है, जो कि अब खत्म कर दी गई है। इस संबंध में संविधान 104 बाद संशोधन अधिनियम 2019 द्वारा आंग्ल भारतीय समुदाय के प्रतिनिधित्व से संबंधित व्यवस्था के अनुच्छेद 334 के तहत निर्धारित तिथि से आगे नहीं बढ़ाया गया है। अर्थात इसको आंग्ल भारतीय समुदाय वाला जो सिस्टम था उसको खत्म कर दिया गया है। इस प्रकार आंग्ल भारतीय समुदाय से लोकसभा में 2 सदस्यों के नामांकन की व्यवस्था अब निष्प्रभावी हो गई है। लोकसभा में राज्यों को जनसंख्या के आधार पर सीटें आवंटित होती हैं। लोकसभा में राज्यवार सीटों का आवंटन 1971 की जनगणना के अनुसार हो रहा है अभी भी, जबकि प्रत्येक राज्य का प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों में विभाजन जो है वो 2001 की जनगणना पर आधारित है। कहने का अर्थ ये है, पहले 2 सदस्य आंग्ल भारतीय समुदाय से रहते थे, अब उनको नॉमिनेट नहीं किया जाता है। क्यों? क्योंकि 2019 से ये सिस्टम खत्म कर दिया गया, उसको आगे नहीं बढ़ाया गया है। दूसरा ये है, लोकसभा में सीटें राज्यवार वितरण है, वो किस जनसंख्या पर आधारित है?
तो वो है 1971 की, जबकि राज्यों की विधानसभाओं में 2001 की जनगणना के अनुसार ही सीटों का बंटवारा हुआ है। यह निर्धारण वर्ष 2026 तक चलेगा। पहली जन ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लोकसभा की अवधि के प्रथम अधिवेशन लोकसभा की अवधि के प्रथम अधिवेशन के नियत तारीख से 5 वर्ष तक रहेगी। जो लोकसभा का कार्यकाल होता है वो 5 वर्ष का होता है। हालांकि ये पॉइंट जानना आपको बहुत महत्वपूर्ण है, हालांकि राष्ट्रपति को 5 वर्ष से पूर्व भी किसी भी समय लोकसभा को विघटित करने का अधिकार है। तो लोकसभा को विघटित करने का अधिकार जो है वो राष्ट्रपति को है। तो हमें क्या पता चला कि लोकसभा का जो कार्यकाल है वो 5 वर्ष का होता है, और 5 वर्ष से पहले भी जो राष्ट्रपति है उस लोकसभा को विघटित कर सकते हैं। आपात की उद्घोषणा परिवर्तन में होने पर संसदीय विधि द्वारा संसद की अवधि एक बार में 1 वर्ष तक बढ़ाई जा सकती है। कभी आपातकाल की उद्घोषणा हो जाती है अगर, तो जो संसद है उसकी अवधि को एक बार में 1 वर्ष तक बढ़ाया जाता है। आपात की उद्घोषणा में परिवर्तन में न रह जाने के पश्चात उसका विस्तार किसी भी दशा में 6 माह की अवधि से नहीं बढ़ाया जा सकता। इसका कहने का मतलब ये है कि आपात स्थिति नहीं है, आपात स्थिति खत्म हो गई है, उसके बाद 6 महीने से अधिक एक बार में नहीं बढ़ाई जाएगी लोकसभा की अवधि। लोकसभा सदस्य बनने के लिए व्यक्ति की जो आयु है कम से कम 25 वर्ष होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए? तो अगर आप सांसद बनना चाहते हो तो आपको 25 वर्ष का होना आवश्यक है। लोकसभा का स्थगन अध्यक्ष करता है। तो स्थगन कौन करता है? अध्यक्ष करता है। जबकि सत्रावसान और विघटन जो है वो राष्ट्रपति करता है। लोकसभा का जो स्थगन है वो अध्यक्ष करता है, लोकसभा अध्यक्ष होता है, और जो सत्रावसान और विघटन है वो राष्ट्रपति करता है। आर्टिकल 93 के अनुसार लोकसभा के सभी सदस्यों द्वारा अध्यक्ष व उपाध्यक्ष का चुनाव लोकसभा के सदस्यों में से ही किया जाता है। तो आपने टीवी पर देखा होगा, जो लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष होते हैं उनका चुनाव लोकसभा के सदस्यों में से ही होता है। अनुच्छेद 49 खा के अनुसार लोकसभा का अध्यक्ष जो है अपना त्यागपत्र उपाध्यक्ष को, और उपाध्यक्ष अपना त्यागपत्र अध्यक्ष को देता है। तो ये भी सर्वविदित बात है, सभी जानते हैं, है ना, आसान सी बात है। अब आते हैं हम आगे कंटेंट पर। लोकसभा के अध्यक्ष को लोकसभा के सभी सदस्यों के बहुमत से पारित संकल्प के द्वारा हटाया भी जा सकता है। अगर लोकसभा अध्यक्ष को हटाना है तो उसके लिए क्या करना होगा? लोकसभा के सभी सदस्यों का बहुमत से पारित संकल्प के द्वारा हटाया जा सकता है। कहाँ लिखा है ऐसा? अनुच्छेद 94 में लिखा हुआ है। आर्टिकल 96 के तहत जब अध्यक्ष या उपाध्यक्ष को पद से हटाने का कोई संकल्प विचाराधीन हो तब वे सदन में उपस्थित रहते हुए भी पीठासीन नहीं होंगे। अर्थात कहने का मतलब ये है, अध्यक्ष क्या होता है? लोकसभा में पीठासीन अधिकारी होता है, और अगर इन पर ही कार्यवाही हो रही है तो उस समय पीठासीन अधिकारी नहीं होंगे। तब वे सदन में उपस्थित रहते हुए भी पीठासीन नहीं होंगे, तथा अध्यक्ष अपने पद से हटाए जाने के संकल्प पर प्रथमतः मत देने का हकदार होता है, किंतु बराबर होने की स्थिति में निर्णायक मत नहीं दे सकता है। ऐसा नहीं हो सकता है कि अध्यक्ष को हटाए जाने का संकल्प लाया गया है और उस पर वोटिंग हो रही है, अध्यक्ष के हटाए जाने के संकल्प पर वोटिंग होते समय अगर मत पत्र बराबर भागों में बढ़ जाते हैं, हटाए जाने के पक्ष में भी और विपक्ष में भी, तो ऐसा नहीं होगा कि उस समय निर्णायक मत दे दे लोकसभा अध्यक्ष। ऐसा नहीं कर सकते हैं। वे अपने निर्णायक मत का प्रयोग केवल तब करते हैं जब किसी विषय के संदर्भ में हुए मतदान में सत्ता पक्ष एवं विपक्ष दोनों के वोट बराबर अर्थात टाई हो जाते हैं। तो खुद को बचाने के लिए लोकसभा अध्यक्ष अपने वोट का प्रयोग नहीं कर सकते। कहने का मतलब ये है सीधा सा। हाँ, किसी और मामले में निर्णायक मत दे सकते हैं जब लोकसभा में विपक्ष और सत्ता पक्ष के वोट कैसे हो गए हों? बराबर हो गए हों। लोकसभा सचिवालय प्रत्यक्ष रूप से लोकसभा अध्यक्ष के अंतर्गत कार्य करता है। तो लोकसभा का जो सचिवालय है वो प्रत्यक्ष रूप से किसके अंतर्गत कार्य करता है? लोकसभा अध्यक्ष के अंतर्गत कार्य करता है। प्रोटेम स्पीकर के बारे में भी आपने खूब सुना होगा। चुनाव के बाद, आम चुनाव के बाद नवनिर्वाचित लोकसभा सदस्यों को शपथ दिलाते हैं कौन? प्रोटेम स्पीकर। नवनिर्वाचित सदन में लोकसभा अध्यक्ष के चुनाव से पहले लोकसभा के सामान्यतः सबसे वरिष्ठतम सदस्य को प्रोटेम स्पीकर के रूप में चुना जाता है। क्या होता है, जैसे ही नई लोकसभा चुन के आई ना, या देखो विधानसभा में भी प्रोटेम स्पीकर होते हैं, लोकसभा में भी होते हैं, तो जैसे ही आम चुनाव के बाद नई लोकसभा का गठन होता है ना, तो उसमें क्या होता है, उनको जो सांसद चुन के आए हैं उनको शपथ दिलाने के लिए ना एक अध्यक्ष की जरूरत होती है, और जो सबसे वरिष्ठतम सदस्य होता है उसको बनाया जाता है प्रोटेम स्पीकर। तो लोकसभा में जो सबसे वरिष्ठतम सदस्य होगा उसको प्रोटेम स्पीकर बनाया जाएगा।
आर्टिकल 85(1) के अनुसार लोकसभा के एक सत्र की अंतिम बैठक और आगामी सत्र की प्रथम बैठक के बीच 6 माह से अधिक का अंतर नहीं होना चाहिए। कहने का मतलब ये है कि जैसे आज लोकसभा का अंतिम दिन है, लोकसभा सत्र का आखिरी दिन है, इसके बाद जो नया सत्र शुरू होगा उन दोनों के बीच में 6 माह से अधिक का समय नहीं होना चाहिए। इस प्रकार लोकसभा के कम से कम वर्ष में 2 बार सत्र बुलाया जाना आवश्यक है। अनुच्छेद 103 के अनुसार लोकसभा या राज्यसभा का कोरम गणपूर्ति जो है वो 1/10 भाग है, अर्थात जो टोटल संख्या है लोकसभा की उसका 1/10 भाग तो गणपूर्ति के लिए उपस्थित होना आवश्यक ही है। मुख्य विपक्षी दल की मान्यता हेतु भी यही सदस्य संख्या आवश्यक है, अर्थात अगर मुख्य विपक्षी दल होना कितनी 1/10 संख्या लोकसभा की होना आवश्यक है, तभी आप मुख्य विपक्षी दल कहलाएंगे। उत्तर प्रदेश राज्य लोकसभा में सर्वाधिक प्रतिनिधि 80 भेजता है और इसके बाद क्रमशः महाराष्ट्र से 48 और पश्चिम बंगाल से 42 का स्थान है। वर्तमान में लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों के लिए प्रत्याशी हेतु चुनाव व्यय की अधिकतम सीमा जो है वो 95 लाख रुपए है। ये मुझे कुछ ज़्यादा ही लगती है, क्योंकि अगर इतनी भयंकर मात्रा में धन खर्च किया जाता है तो एक आम आदमी तो कभी चुनाव लड़ ही नहीं पाएगा। विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों के लिए 40 लाख रुपए है, जो कि शायद अब बढ़ा दिया गया है, निर्धारित की गई है। लोकसभा का प्रथम चुनाव जो है 25 अक्टूबर 1951 से 21 फरवरी 1952 तक किया गया था। लोकसभा का प्रथम चुनाव 25 अक्टूबर 1951 से 21 फरवरी 1952 तक चला था। यह चुनाव 489 सीटों के लिए हुआ था। कितनी सीटों के लिए? 489 सीटों के लिए हुआ था। प्रथम लोकसभा का पहला अधिवेशन 13 मई 1952 को हुआ था। तो कब हुआ था पहला लोकसभा का पहला अधिवेशन? 13 मई 1952 को। 15 मई 1952 को गणेश वासुदेव मावलंकर को लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष बनाए गए थे। तो भारत की लोकसभा के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष बनाए गए थे गणेश वासुदेव मावलंकर। इस पद पर बने रहे ये अपनी मृत्यु तक 1956 तक। पहली लोकसभा के शेष कार्यकाल के लिए तत्कालीन उपाध्यक्ष एम अनंतशयनम आयंगर लोकसभा के अध्यक्ष बने और ये 8 मार्च 1956 को बने थे, जो द्वितीय लोकसभा के भी अध्यक्ष रहे। 1954 में जेबी कृपलानी सहित विपक्ष के 21 सांसदों द्वारा लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष जीवी मावलंकर के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था, जिसे लोकसभा द्वारा अस्वीकृत कर दिया गया था। लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष जो है वो मीरा कुमार बनाई गई। कौन बनाई गई? मीरा कुमार बनाई गई थी। वर्तमान में लोकसभा के अध्यक्ष जो हैं वो ओम बिड़ला है। अब हम आते हैं प्रश्न कोश पर और एक एक करके सभी प्रश्नों को लगाएंगे, तो आपको बहुत मजा आने वाला है। देखो, कट थ्योरी तो हमने पढ़ ली है, एमसीक्यू लगाना बहुत महत्वपूर्ण होता है। इस प्रश्न कोश में क्या है, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ना वो शामिल है। तो हो सकता है कि कोई क्वेश्चन एक से अधिक बार मिले, तो हम क्या करते जाएंगे, एक क्वेश्चन को जैसे हम पहले अटेम्प्ट कर लेते हैं तो उसको स्किप कर देंगे, है ना, और सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन पे पहुंचेंगे। पहला क्वेश्चन जो है, लोकसभा के लिए चुनाव में निर्वाचित होने के लिए किसी व्यक्ति के लिए न्यूनतम आयु सीमा 25 वर्ष होती है। कितनी होती है? 25 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसद सदस्य बनने हेतु न्यूनतम उम्र क्या है? तो ये वही क्वेश्चन है, इसका भी आंसर होगा 25 वर्ष। ये भी वही क्वेश्चन है, तो अब इसको स्किप कर देते हैं और आते हैं इस पे। ये क्वेश्चन आप इसका जवाब हमें कमेंट बॉक्स में करिएगा। लोकसभा के लिए निर्वाचन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा से कथन सही नहीं है? निर्वाचन वयस्क मताधिकार के आधार पर होता है, ये तो सही है, ये कथन सही है। निर्वाचनों का संचालन निर्वाचन आयोग करता है, ये भी सही है। निर्वाचनों के लिए मतदाताओं की सूची को राष्ट्रपति के निर्देशन और नियंत्रण में तैयार किया जाता है और निर्वाचन आयोग के अनुरोध पर राष्ट्रपति निर्वाचन आयोग को उसके कार्यों के निर्वहन के लिए आवश्यक कर्मचारी बंद उपलब्ध कराते हैं। तो जो तीसरा है इसका आंसर होगा, क्योंकि हमें गलत बताना था। बाकी तीनों ऑप्शन कैसे हैं? सही हैं लोकसभा के संबंध में। भारत में संसद और प्रत्येक राष्ट्र के विधानमंडल के लिए कराए जाने वाले सभी निर्वाचनों तथा राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के पदों के लिए मतदाता सूची को तैयार करने का जो कार्य है, केंद्रीय निर्वाचन आयोग के निर्देशन और नियंत्रण में किया जाता है, ना कि राष्ट्रपति के। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर, पीडीएफ जूम हो गई।
क्वेश्चन नंबर 5वां है, इसका ये 2017 में IAS प्री में आया था। लोकसभा के निर्वाचन के लिए नामांकन पत्र भारत में निवास करने वाले किसी भी व्यक्ति द्वारा दाखिल किया जा सकता है। सही है। जिस निर्वाचन क्षेत्र में चुनाव निर्वाचन लड़ा जाना है वहां के निवासी द्वारा दाखिल किया जा सकता है। भारत के किसी नागरिक द्वारा जिसका नाम किसी निर्वाचन क्षेत्र में मतदाता सूची में है दाखिल किया जा सकता है, या भारत के किसी नागरिक द्वारा दाखिल किया जा सकता है। जिसका सही आंसर है सी, भारत के किसी नागरिक के द्वारा जिसका नाम निर्वाचन क्षेत्र की मतदाता सूची में है दाखिल किया जा सकता है। ये इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 6 है, लोकसभा में राज्यों को किस आधार पर सीटें आवंटित होती हैं? तो इसका सही आंसर है जनसंख्या के आधार पर राज्यों लोकसभा में राज्यों को सीटें आवंटित की जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, भारत के संविधान के अनुच्छेद 82 के अनुसार लोकसभा की सीटें का राज्यों के मध्य आवंटन खाली स्थान की जनगणना के आधार पर किया जा रहा है। तो इसका सही आंसर है 1971 की जनगणना के आधार पर किया जा रहा है। इसको पढ़ लेते हैं, इससे क्वेश्चन आने की संभावना मुझे लगती है, तो हो सकता है। संविधान के अनुच्छेद 81 एवं 82 के अनुसार लोकसभा की सीटों का राज्यों के मध्य आवंटन जो है वो 1971 की जनगणना के आधार पर है। यह व्यवस्था पहले वर्ष 2000 तक के लिए थी, परंतु 84वें संविधान संशोधन अधिनियम 2001 के द्वारा इसे 2026 तक के लिए बढ़ा दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 8 है, वर्तमान लोकसभा में प्रत्येक राज्य के लिए स्थानों का आवंटन आधारित है। तो 1971 की जनगणना के आधार पर ये वही क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन है, लोकसभा में राज्यवार सीटों का आवंटन वर्ष 1971 की जनगणना पर आधारित है, निर्धारित किस वर्ष तक यथावत रहेगा? तो इसका आंसर जो है वो होगा ए आंसर, क्योंकि अब जो 2026 के बाद जनगणना होगी वो 2031 में ही होगी। क्वेश्चन नंबर 10 पिछले क्वेश्चन पर ही आधारित है, तो उसको भी हम स्किप कर रहे हैं। हम सीधे अगले क्वेश्चन पर आते हैं। भारत के संविधान में निर्धारित की गई लोकसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या हो सकती है। तो इसका सही आंसर इनमें से कोई नहीं है, क्योंकि लोकसभा के सदस्य जनता द्वारा प्रत्यक्ष निर्वाचन से चुने जाते हैं और इसके सदस्यों की अधिकतम संख्या जो है वो 552 है। 530 राज्यों से और 20 संघ राज्यों से, साथ ही 2 एंग्लो इंडियन समुदाय से, जो कि अब 2 एंग्लो इंडियन समुदाय शामिल नहीं होते हैं। तो इसका सही आंसर होगा डी, अर्थात 550 इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 12 है, निम्नलिखित संवैधानिक संशोधन में से कौन से राज्यों से निर्वाचित होने वाले लोकसभा के सदस्यों की संख्या में वृद्धि करने से संबंधित है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, ये 7वां और 31वां संविधान संशोधन। ये IAS प्री 2003 में पूछा गया और फिर उत्तराखंड की PSC में 2005 में पूछा गया। देखो, इस बुक को उठाने का पर्पस हमारा यही था कि जो क्वेश्चन IAS में या अलग अलग PCS में पूछे जा रहे हैं उन सारा संकलन आपको एक जगह मिल जाए। 13वां क्वेश्चन है, संविधान के किस संशोधन ने लोकसभा के सदस्यों की संख्या 525 से बढ़ाकर 545 कर दी थी? तो इसका आंसर है 31वां संविधान संशोधन। कौन सा 31वां संविधान संशोधन ने लोकसभा में सदस्यों की संख्या जो है वो 525 से बढ़ाकर 545 कर दी थी? क्वेश्चन नंबर 14 है, लोकसभा में सदस्यों की जो अधिकतम संख्या निर्धारित की गई है वह है, तो इसका सही आंसर है 550। क्या है? 550 इसका सही आंसर है। लोकसभा की वर्तमान सदस्य संख्या, तो इसका जो वर्तमान सदस्य संख्या है वो 543 दी हुई है। कितनी? 543 वर्तमान में लोकसभा में सदस्य हैं। लोकसभा में केंद्र शासित क्षेत्रों का सर्वाधिक प्रतिनिधित्व कितना हो सकता है? तो ये है 20। केंद्र शासित प्रदेशों से लोकसभा में 20 सदस्य ही निर्वाचित हो सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है, आम चुनाव 2009 में लोकसभा 2009 में 543 लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों के लिए चुनाव हुआ। इनमें से कितने लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र राज्यों के थे? तो सही आंसर है 530। ये थोड़ा सा घुमा के क्वेश्चन पूछा गया, बाकी कुछ क्वेश्चन कुछ नहीं था, वही बातें हैं सेम। इससे क्या पता चलता है? आपको क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना होगा। क्वेश्चन नंबर 18 है, लोकसभा में केंद्र शासित प्रदेशों के लिए कितनी सीटें आरक्षित हैं? तो 20 सीटें आरक्षित हैं। ये हम कई बार देख चुके हैं क्वेश्चन को।
ये क्वेश्चन जो है उत्तराखंड यूडीए एलडीए प्री 2007 साथ ही यूपी पीएससी पीसीएस में मेंस में भी पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 19 है जो कि 64th बीपीएससी में पूछा गया है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोकसभा में अनुसूचित जातियों के आरक्षण का प्रावधान किया गया है? तो इसका सही आंसर है 330 के तहत। 330 के तहत लोकसभा में आरक्षण किया गया है अनुसूचित जातियों के लिए। निम्नलिखित राज्यों में अनुसूचित जनजातियों के लिए लोकसभा में स्थान आरक्षित नहीं है पूछा गया है। तो केरल और तमिलनाडु में नहीं है, वहीं तमिलनाडु कर्नाटक में है और केरल कर्नाटक में है। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20 जो कि उत्तराखंड पीएससी में पूछा गया है। किस राज्य की लोकसभा में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण नहीं है? तो इसका आंसर है ए और बी दोनों। ना तो अरुणाचल प्रदेश में है और ना ही जम्मू कश्मीर में है, जबकि मेघालय में आरक्षण है। लोकसभा में अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित स्थानों की संख्या कितनी है? तो इसका सही आंसर है 84। कितना है? 84 सदस्य आरक्षित हैं लोकसभा में। किसके लिए? अनुसूचित जाति के लिए 84 है। इसको आप ध्यान से देखेंगे, यहाँ से आपको क्लैरिटी आएगी। लोकसभा के संविधान के अनुच्छेद 330 है जो वो अनुसूचित जातियों के लिए और अनुसूचित जनजातियों के लिए स्थानों का आरक्षण के प्रावधान करता है। देखो लोकसभा में 84 सीटें हैं जो अनुसूचित जातियों के लिए हैं और 47 सीटें हैं जो अनुसूचित जनजातियों के लिए हैं। तो आपको ऐसे याद रखना है, अनुसूचित जाति SC 84, SC 84 और ST 47, ST 47, इस प्रकार से याद रखना है। यदि किसी राज्य के लिए लोकसभा में स्थानों की आवंटित संख्या 42 हो तो उस राज्य के लिए अनुसूचित जातियों हेतु आरक्षित स्थानों की संख्या कितनी होगी? इसका आंसर दिया नहीं हुआ है, तो इसका हम क्या करेंगे, एक्सप्लेनेशन देखेंगे सीधे। अनुच्छेद 330(2) के अधीन किसी राज्य में अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित स्थानों की संख्या का अनुपात लोकसभा में उस राज्य को आवंटित स्थानों की कुल संख्या से वही होगा जो उस राज्य की अनुसूचित जातियों की अथवा उस राज्य की या उस राज्य संघ क्षेत्र के भाग की अनुसूचित जनजातियों की जिनके संबंध में स्थान इस प्रकार आरक्षित है। कहने का मतलब ये है, सीटें भी उतनी ही निर्धारित होती हैं जितनी वो जनसंख्या के अनुपात में हैं। क्वेश्चन नंबर 24 है, लोकसभा में अनुसूचित जनजातियों के लिए निम्न में से किस राज्य में सर्वाधिक आरक्षित सीटें हैं? किसके लिए? अनुसूचित जनजातियों के लिए। तो देखो पूरे देश में सबसे ज़्यादा अनुसूचित जनजातियां मध्य प्रदेश में हैं, तो सर्वाधिक अनुसूचित जनजातियों के लिए लोकसभा सीटें कहाँ होंगी? मध्य प्रदेश में ही होंगी। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य लोकसभा में अनुसूचित जनजातियों के सर्वाधिक प्रतिनिधित्व निर्वाचित करता है? मध्य प्रदेश। ये पूछा जा सकता है एमपीपीएससी में। लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय से सदस्य मनोनीत करने की शक्ति किसके पास है? तो अब ये क्वेश्चन अनवैलिड हो गया है क्योंकि ये तो प्रावधान ही हटा दिया गया है, तो अब ये क्वेश्चन नहीं पूछा जा सकता। ये क्वेश्चन भी अनवैलिड हो गया है, तो इसको भी हम स्किप कर रहे हैं। लोकसभा को कार्यकाल पूरा होने से पहले भंग किया जा सकता है किसके द्वारा? प्रधानमंत्री की सिफारिश पर राष्ट्रपति के द्वारा। किसके द्वारा? प्रधानमंत्री की सिफारिश पर राष्ट्रपति के द्वारा लोकसभा को कार्यकाल पूरा होने से पहले भी भंग किया जा सकता है। अगला जो क्वेश्चन है, लोकसभा को उसके कार्यकाल की समाप्ति के पूर्व ही भंग किया जा सकता है, कौन कर सकता है? तो ये है इसका आंसर सी, मंत्रिपरिषद की सलाह पर राष्ट्रपति के द्वारा। पर अच्छा, पिछले क्वेश्चन में प्रधानमंत्री को देखा था, तो प्रधानमंत्री भी मंत्रिपरिषद का हिस्सा होता है। क्वेश्चन नंबर 31 है, ध्यान से देखेंगे। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और हमें बताना है कि इनमें से कौन सा कथन सही है। भारत का राष्ट्रपति ऐसे स्थान पर जिसे वह ठीक समझे संसद का सत्र आहूत कर सकता है, ये सही है बिल्कुल। भारत का संविधान एक वर्ष में संसद के 3 सत्रों का प्रावधान करता नहीं, कम से कम 2 सत्रों का करता है। एक वर्ष में दिनों की कोई न्यूनतम संख्या निर्धारित नहीं जब संसद चलाना आवश्यक हो, ये सही है। दिनों जैसा कोई निश्चित फॉर्मूला नहीं है, ये कितना भी हो सकता है ना। लोकसभा की बैठक समाप्त की जा सकती है,
तो इसका सही आंसर है उपयुक्त सभी के द्वारा। लोकसभा की बैठक समाप्त करने के ये सभी उपाय हैं, जैसे स्थगन के द्वारा भी, जो कि लोकसभा अध्यक्ष करता है, विघटन के द्वारा और सत्रावसान के द्वारा। तो विघटन और सत्रावसान किसके हाथ में है? राष्ट्रपति के हाथ में है यह शक्ति। क्वेश्चन नंबर 33 है, निम्नलिखित में से कौन लोकसभा के सत्र का अवसान करने के लिए प्राधिकृत है? तो राष्ट्रपति ही लोकसभा का अवसान कर सकते हैं। लोकसभा का कार्यकाल, इसका सही आंसर है सी ऑप्शन। आपातकाल की उद्घोषणा के दौरान एक बार में 1 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है। कितना बढ़ाया जा सकता है? एक बार में 1 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है। लोकसभा के कम से कम कितने सत्र बुलाए जा सकते हैं? तो 1 वर्ष में 2 तो कम से कम बुलाए ही जाना आवश्यक है, क्योंकि 6-6 माह से ज़्यादा का अंतर नहीं होना चाहिए। तो एक साल में 12 वर्ष ही होते हैं, तो इससे अधिक अंतर नहीं हो सकता है। लोकसभा का कोरम कुल सदस्य संख्या का कितना होता है? तो 1/10 होता है। इसका सही आंसर क्या है? 1/10 है, जो कि MPPSC प्री में पहले भी पूछा जा चुका है। लोकसभा का अधिवेशन गठित करने हेतु गणपूर्ति कितनी होनी चाहिए? सदन के कुल सदस्यों का 10वां भाग। कितना? सदन के कुल सदस्यों का 10वां भाग होना आवश्यक है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 है, लोकसभा और राज्यसभा में गणपूर्ति कितनी है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, कुल सदस्य संख्या का 1/10। कौन सा राज्य सबसे अधिक प्रतिनिधि लोकसभा में भेजता है? तो इसका सही आंसर है उत्तर प्रदेश। कौन सा राज्य है? उत्तर प्रदेश सर्वाधिक लोकसभा में प्रतिनिधि भेजता है। क्वेश्चन नंबर 40 है, भारत के किस राज्य का लोकसभा व राज्यसभा में प्रतिनिधि सर्वाधिक है? तो इसका भी सही आंसर होगा उत्तर प्रदेश। क्या है? उत्तर प्रदेश इसका सही आंसर है। जहां तक लोकसभा में प्रतिनिधित्व का प्रश्न है, कौन से राज्य दूसरे और तीसरे दर्जे पर है? तो दूसरे दर्जे पर जो है, इसका जो आंसर दिया नहीं है सही, तो प्रश्नकाल के अनुसार तो बिहार और मध्य प्रदेश है, लेकिन इसका जो सही आंसर है वो है द्वितीय स्थान पे है महाराष्ट्र। कौन है? महाराष्ट्र, जिसके पास 48 सीटें हैं। और तृतीय स्थान पर है पश्चिम बंगाल, जिसके पास 42 सीटें हैं। उत्तर प्रदेश के बाद लोकसभा में सर्वाधिक स्थानों का आवंटन किया गया है, तो वो महाराष्ट्र के द्वारा किया गया है। लोकसभा के कितने स्थान राजस्थान के लिए निर्धारित हैं? इसका सही आंसर है सी ऑप्शन, 25 स्थान राजस्थान के लिए लोकसभा में निर्धारित किए गए हैं। लोकसभा में बिहार को आवंटित स्थान निम्न में से किन राज्यों को आवंटित स्थानों का योग है? तो ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछा जाना चाहिए, मुझे लगता है ये गलत है। तो लोकसभा में स्थानों की एक हम लिस्ट देख लेते हैं, ताकि कुछ क्वेश्चन हम स्किप कर देंगे सीधे, तो उन्हें देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो आप ध्यान देंगे। पंजाब में लोकसभा की सीटें 13 हैं, असम में 14 हैं, गुजरात में 26 हैं लोकसभा की सीटें, और राजस्थान में जो है 25 हैं। हमारे प्यारे मध्य प्रदेश में 29 हैं, तमिलनाडु में 39 हैं, और आंध्र प्रदेश में 25 हैं ये सीटें। जब आप पश्चिम बंगाल में देखेंगे, तो पश्चिम बंगाल में 42 सीटें हैं, और छत्तीसगढ़ में हैं 11। महाराष्ट्र में 48 सीटें हैं। इन दोनों क्वेश्चनों को स्किप कर रहे हैं। निम्नलिखित राज्यों संघ क्षेत्र के समूह में किसकी लोकसभा में केवल एक सीट है? तो इसका सही आंसर है चंडीगढ़, सिक्किम और मिजोरम को एक एक सीट दी गई है लोकसभा में। कितनी सीट है? एक एक सीट है लोकसभा में। निम्नलिखित में से किस राज्य में से लोकसभा के 2 सदस्यों का निर्वाचन किया जाता है? तो त्रिपुरा से मात्र 2 सदस्यों का निर्वाचन किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक लोकसभा का सबसे सर्वाधिक बड़ा निर्वाचन क्षेत्र है? तो इसका सही आंसर है लद्दाख क्षेत्र, जो है वो लोकसभा का सबसे बड़ा निर्वाचित क्षेत्र है। क्वेश्चन नंबर 51 है, डिलिमिटेशन के बाद यूपी के निर्वाचकों की संख्या के अनुसार सबसे बड़ा लोकसभा संसदीय क्षेत्र है। तो इसका सही आंसर इनमें है नहीं, तो इसको देखना पड़ेगा। इसका सही आंसर है गाजियाबाद। क्या है? गाजियाबाद। वर्तमान में लोकसभा के लिए निर्वाचन क्षेत्रों के लिए चुनाव व्यय की अधिकतम सीमा कितनी है? तो अभी हमने देखा था, ये जो है लोकसभा के निर्वाचन क्षेत्रों के लिए प्रत्याशी हेतु चुनाव
कि व्यय की अधिकतम सीमा 40 लाख रुपए थी। वर्तमान में लोकसभा में निर्वाचन क्षेत्रों की चुनाव व्यय की सीमा जो है वो 95 लाख है। कितनी है? 95 लाख है। ये क्वेश्चन भी पुराना है। लोकसभा चुनाव का कोई प्रत्याशी अपनी जमानत खो देता है यदि उसे प्राप्त ना हो तो उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि 1/6 भाग वैध मतों का 1/6 भाग प्राप्त होना आवश्यक है। देखो क्या है कि यदि लोकसभा के चुनाव में कोई व्यक्ति खड़ा हुआ है और वो 1/6 मत वैध मत जो डाले गए हैं उनका 1/6 प्राप्त नहीं कर पाता है तो वह अपनी जमानत राशि भी खो देता है। क्या करता है? जमानत राशि खो देता है वह अपनी। लोकसभा का पहला आम चुनाव कब हुआ था? तो इसका सही आंसर है 1952 में लोकसभा के पहले आम चुनाव हुए थे। कब हुए थे? 1952 में लोकसभा के पहले आम चुनाव हुए थे। इस क्वेश्चन को पूछे जाने की भी बहुत अधिक संभावना है। किस लोकसभा का कार्यकाल लगभग 6 वर्ष का था? किस लोकसभा का कार्यकाल लगभग 6 वर्ष का था? तो इसका सही आंसर है 5वीं लोकसभा का जो कार्यकाल है लगभग 6 वर्ष का था। 9वीं लोकसभा कब भंग की गई? तो इसका सही आंसर है 1991 में 9वीं लोकसभा जो है वो भंग कर दी गई थी। भारत में 12वीं लोकसभा के लिए निर्वाचन हुए। इसका सही आंसर है फरवरी 1998 में। क्वेश्चन नंबर 59 है, लोकसभा का नेता कौन है? तो इसका सही आंसर है प्रधानमंत्री जो होते हैं वो लोकसभा के नेता होते हैं, प्रधानमंत्री। इसमें बताना है हमें कौन सा कथन सही है। तो लोकसभा अथवा राज्य की विधानसभाओं के निर्वाचन में जीतने वाले उम्मीदवार को निर्वाचित घोषित किए जाने के लिए किए गए मतदान का कम से कम 50% पाना अनिवार्य है। यहाँ लिखा है अनिवार्य शब्द, तो ऐसा अनिवार्य नहीं है। भारत के संविधान में अधिकथित उपबंधों के अनुसार लोकसभा के अध्यक्ष का पद बहुमत वाले दल को जाता है तथा उपाध्यक्ष का पद विपक्ष को जाता है। ऐसा भी नहीं है ना? ऐसा भी बिल्कुल नहीं है। भारत में लोकसभा का स्पीकर अध्यक्ष निर्वाचित किया जाता है, मनोनीत किया जाता है, चयनित किया जाता है या नियुक्त किया जाता है? तो जो सदस्य होते हैं लोकसभा के उन्हीं में से एक चयनित किया जाता है। क्या होता है? चयनित किया जाता है। लोकसभा के स्पीकर का निर्वाचन होता है तो लोकसभा के जो स्पीकर हैं उनका लोकसभा के सभी सदस्यों द्वारा निर्वाचन होता है। निम्न में से कौन अपने पद की शपथ नहीं लेता है? तो इसका सही आंसर है स्पीकर जो है, अध्यक्ष जो है वो अपने पद की शपथ नहीं लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 64 है, निम्नलिखित में से कौन अपने पद की शपथ नहीं लेता? ये वही क्वेश्चन है, स्पीकर इसका सही आंसर होगा। लोकसभा का अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे देता है? तो लोकसभा का अध्यक्ष उपाध्यक्ष को अपना त्यागपत्र देता है। किसे देता है? उपाध्यक्ष को। लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसको संबोधित करता है? तो यह लोकसभा के उपाध्यक्ष को करता है। ये क्वेश्चन अभी देखा था हमने। लोकसभा के अध्यक्ष को कैसे हटाया जा सकता है? तो लोकसभा के सभी सदस्यों के बहुमत से पारित संकल्प के द्वारा इसे हटाया जा सकता है। लोकसभा अध्यक्ष को उसके कार्यकाल की समाप्ति के पूर्व पद से हटाया जा सकता है यदि लोकसभा इस आशय का प्रस्ताव पारित कर दे तो। यदि लोकसभा इस आशय का प्रस्ताव पारित कर दे तो उसे हटाया जा सकता है। लोकसभा के अध्यक्ष को हटाया जा सकता है लोकसभा के कुल सदस्यों के बहुमत के प्रस्ताव के द्वारा। ये वही क्वेश्चन है, बार बार रिपीट हो रहा है तो उसको हम स्किप कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 72 देखेंगे। प्रोटेम स्पीकर का कर्तव्य होता है सदस्यों को शपथ दिलाना। जो नई लोकसभा का गठन होता है ना उसके सदस्यों को शपथ दिलाना प्रोटेम स्पीकर का कार्य है। किसका है? प्रोटेम स्पीकर का कार्य है। क्वेश्चन नंबर 73 है, प्रोटेम स्पीकर सामान्यतः किसे नियुक्त करता है? तो नव निर्वाचित लोकसभा के वरिष्ठतम सदस्यों में से एक को प्रोटेम स्पीकर के रूप में नियुक्त किया जाता है। लोकसभा अध्यक्ष अपने कास्टिंग वोट का प्रयोग केवल करते हैं जब वोट बराबर होने के नाते, यानी कि टाई हो जाने पर, टाई हो जाए जब, तो क्या करते हैं लोकसभा स्पीकर अपनी कास्टिंग वोट का प्रयोग कर सकते हैं। संविधान का निम्न अनुच्छेदों में से कौन सा एक उपबंध करता है कि मत बराबर होने की दशा में लोकसभा अध्यक्ष का मत जो है वो निर्णायक होगा और वह उसका उपयोग करेगा? तो इसका सही आंसर है अनुच्छेद 100। कौन सा? अनुच्छेद 100।
लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन बनाए गए थे? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, बहुत ही महत्वपूर्ण। कई बार कई परीक्षाओं में पूछा गया है और वर्तमान में हो रही हर परीक्षा में लगभग लगभग पूछा ही जाता है। लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष मावलंकर जी। क्वेश्चन नंबर 79 है, लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन चुनी गई थी? तो इसका सही आंसर है मीरा कुमार। कौन चुनी गई थी? मीरा कुमार, जो कि 15वीं लोकसभा की अध्यक्ष मीरा कुमार को लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष चुना गया था, जो जून 2009 में इस पद पर चुनी गई थी। और 17वीं लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला है। लोकसभा के वर्तमान उपाध्यक्ष की बात करें तो इस क्वेश्चन को करंट अफेयर्स में देखेंगे, अभी के लिए इसको छोड़ देना है। अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 81, यदि उपाध्यक्ष लोकसभा की अध्यक्षता कर रहे हो तो उन्हें एक अधिकार प्राप्त है कि वह मत बराबर की अवस्था में मतदान कर सकते हैं। तो मत बराबर की अवस्था में वो मतदान कर सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा प्रथम जनजातीय लोकसभा अध्यक्ष थे? तो इसका सही आंसर है P.A. संगमा, जो है प्रथम जनजातीय लोकसभा अध्यक्ष थे। क्वेश्चन नंबर 83 है, लोकसभा का सचिवालय सीधे नियंत्रित होता है? तो इसका सही आंसर है लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा। जो लोकसभा का सचिवालय है उसको कौन नियंत्रित करता है? लोकसभा सचिवालय नियंत्रित करते हैं। लोकसभा सचिवालय प्रत्यक्ष रूप से किसकी देखरेख में कार्य करता है? तो लोकसभा अध्यक्ष की देखरेख में ही कार्य करता है, इसका सही आंसर है। इसका ये पर्याप्त नहीं है इसका आंसर, तो इसको छोड़ देते हैं। क्वेश्चन नंबर 86 को देखेंगे। पहली लोकसभा में विपक्ष में सबसे बड़ा राजनीतिक दल स्वतंत्र पार्टी थी? तो ये सही नहीं है ना, ये सही नहीं है। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष को सर्वप्रथम 1969 में मान्यता दी गई, ये सही है। लोकसभा में यदि किसी दल के न्यूनतम 75 सदस्य ना हो तो उसके नेता को नेता प्रतिपक्ष के रूप में मान्यता नहीं मिलती, यह भी सही नहीं है, क्योंकि 75 10% नहीं होता है, इतना थोड़ी चाहिए, 55 के आसपास होते हैं सदस्य। इस प्रकार से हमने लोकसभा को कर लिया है कंप्लीट। और आपको हम बताएं, इस बुक को आप बहुत ध्यान से पढ़ रहे हैं ना और रिवीजन कर लिया ना आपने 1-2 बार, तो समझो काम हो जाना है, सारे के सारे क्वेश्चन आप सॉल्व कर पाएंगे। बस ज़रूरत किस चीज़ की है कि रिवीजन आपको करते रहना है। रिवीजन बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, जितना अधिक आप रिवीजन करते हैं ना, निश्चित रूप से आपकी सफलता उतने नज़दीक होती है। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए, और मेरा दिली तमन्ना ये रहती है कि आप कमेंट बॉक्स में एक बार जय हिंद ज़रूर लिखें, तो आप, मुझे विश्वास है कि ज़रूर लिखेंगे। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, अब तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा, खूब रिवीजन कीजिए, पढ़ाई कीजिए मन लगा के। जय हिंद साथियों।